हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट को दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक अमोर्फस सॉलिड होता है। तो जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो उसकी एक डिफाइन और रेगुलर ज्योमेट्री होती है और उसका अरेंजमेंट होता है एटम का, वो एकदम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। जबकि अमोर्फस सॉलिड की कोई भी फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता और कोई डिफाइन ज्योमेट्री नहीं होती। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को यहाँ पर चार टाइप बताए गए हैं। एक है आयोनिक, फिर मेटलिक, फिर कोवलेंट और फिर मोलिकुलर। आयोनिक के अंदर क्या होगा, एक केटायन होगा, एक आपका एनायन होगा। मेटलिक के अंदर मेटल आयन होंगे, कोवलेंट के अंदर केवल एटम रहेंगे और मोलिकुलर के अंदर मोलिक्यूल रहेंगे। जबकि बात करें आयोनिक की, आयोनिक में आयन है तो आयन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का अट्रैक्शन। इसी प्रकार मेटल के बीच का अट्रैक्शन होगा मेटलिक बॉन्ड के थ्रू होगा। इसी प्रकार कोवलेंट होगा, उसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। और मोलिकुलर जो सॉलिड होंगे उसमें वांडरवाल और या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन टाइप का अट्रैक्शन रहेगा। और यहाँ पर प्रॉपर्टी भी दी हुई है उनकी। आयोनिक काफ़ी हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब भंगूर होते हैं, वो ऐसे टकराने पर एकदम बिखर जाते हैं एक एक एटम के अंदर। इसी प्रकार मेटलिक होते हैं, वो सॉफ्ट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। इसके अलावा कोवलेंट होते हैं, वो हार्ड होते हैं। और जो मोलिकुलर होते हैं उनमें अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है, वांडरवाल और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इसलिए वो सॉफ्ट कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं चारों के। अब आगे बढ़ते हैं, हम स्पेस लेटिस और क्रिस्टल लेटिस की बात करते हैं। तो सॉलिड को पढ़ने के लिए हमें कुछ क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम है और 7 क्रिस्टल सिस्टम में सबसे पहले पढ़ते हैं क्यूबिक के बारे में। तो क्यूबिक की जो लैटिस होती है, ब्रेविस लैटिस, मतलब क्यूबिक से किस किस टाइप के लैटिस बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के लैटिस हम बनाते हैं। एक प्रिमिटिव होता है जिसको सिंपल भी बोलते हैं, अगला फेस सेंटर्ड होता है और एक होता है बॉडी सेंटर्ड। 3 प्रकार के लैटिस इससे बनाते हैं हम। और इसकी अगर बात करूं तो लेंथ ए, बी और सी तीनों लेंथ बराबर रहती है और तीनों के बीच के जो एंगल होते हैं वो सेम रहते हैं और 90 डिग्री एंगल रहता है। ये होता है क्यूबिक की बात कर सकते हैं। इसके अलावा टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइकलिनिक करके 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। और 7 क्रिस्टल सिस्टम टोटल जो लैटिस बनाते हैं वो 14 प्रकार के लैटिस यहाँ पर ये बनाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सिस्टमेटिक होता है, ऑर्डर्ड वे में होता है, वो होता है आपका क्यूबिक। और जो सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित या असिस्टमेटिक कहें हम, वो होता है आपका ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में देखिए ना ही तो इसकी लेंथ तीनों बराबर होती है और ना ही इनके बीच के एंगल सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे क्रिस्टल सिस्टम। अब यहाँ पर इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के और ब्रेविस लैटिस के डायग्राम दिए गए हैं, एक बार इन पे नज़र डाल लीजिए। हम यहाँ पर क्यूबिक के बारे में डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब देखिए क्यूबिक को पढ़ते हैं। ये इसके अंदर मैंने ढेर सारे क्यूबिक 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यूबिक का एक सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे मैंने जिस पे कलर किया हुआ है वो एक क्यूबिक है, इसके आगे वाला एक क्यूबिक, उसके इधर वाला एक क्यूबिक, उसके उधर वाला एक क्यूबिक, 4 एक प्लेन में और 4 ऊपर वाले प्लेन में, 8 क्यूबिक हैं यहाँ पर छोटे छोटे। तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो लैटिस पॉइंट है वो या तो कॉर्नर पे रखे होंगे या एज या किनारे पे रखे होंगे या फेस के सेंटर पे रखे होंगे या बॉडी के सेंटर पे रखे होंगे। तो जैसे कुछ मैं किसी एक कमरे का एग्जांपल लेकर बात करता हूँ। तो कमरे का जो किनारा होता है, किनारे का मतलब जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये ठीक है, ये है आपका कॉर्नर। ये जो ये वाला पॉइंट है ये कॉर्नर है और ये आपका किनारा है, ये एज, ये आपकी एज है। और ये इसका फेस हो गया, ये फेस हो गया। इसके फेस के बीच का जो पॉइंट है वो फेस का सेंटर है और इस पूरे का जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक एटम की। तो यहाँ पर जो कॉर्नर पे जो एटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है, इसकी यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए ये कॉर्नर वाला एटम है और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो कॉर्नर का एटम है, ये देखिए ये कॉर्नर का एटम है, ये कॉर्नर मैंने
1 2 3 4 कॉर्नर ऊपर वाले हैं। तो ये जो कॉर्नर है वो 8 यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये यहाँ पर जो एक कलर किया हुआ क्यूब है इसको आप ध्यान से देखिए, और इसका ये जो कॉर्नर है ये वाला बीच वाला, तो ये जो कॉर्नर है वो 4 तो अपने प्लेन में जो क्यूब है उनमें शेयर हो रहा है और 4 ऊपर वाले प्लेन की क्यूब में शेयर हो रहा है। तो इसका एक ये यूनिट सेल के अंदर इसका जो एक एटम का एक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/8। इसी प्रकार जो एज है, ये एज किनारा एज होती है, ये देखिए एज मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये एज है आपकी। तो ये एज है वो 4 क्यूब के अंदर शेयर है, एक इधर वाली के अंदर, एक इधर वाली के अंदर, ठीक है, एक इसके ऊपर वाली के अंदर, एक बगल वाले के ऊपर वाली के अंदर। ये जो एज है आपकी वो 4 क्यूब के अंदर शेयर हो रही है, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक इसके ऊपर वाली, एक इसके ऊपर वाली, ये 4 के अंदर शेयर हो रही है। तो एक में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4 होगा। इसी प्रकार जो फेस सेंटर होता है, जैसे मान लो ये इसका फेस है और ये इसका सेंटर है बीच में, तो जो फेस सेंटर होता है यहाँ पर, ठीक है, तो जो फेस सेंटर होता है तो एक इसके अंदर रहेगा, एक जो बगल में एक और क्यूब लगा होगा उसके अंदर भी ये शेयर रहेगा, ये एटम एक इसके अंदर रहेगा और आधा पार्ट इसके अंदर रहेगा। तो एक के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन हो गया है 1/2, ठीक है। इसी प्रकार बॉडी सेंटर वाला एकदम कंप्लीटली इनसाइड द बॉडी रहेगा, तो वो केवल एक क्यूब के अंदर ही पूरा शेयर रहेगा, किसी दूसरे के साथ उसकी शेयरिंग नहीं होगी, तो उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमने लैटिस पॉइंट और उनका कंट्रीब्यूशन देखा। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो यहाँ पर क्यूब की बात कर रहे हैं, तो क्यूब में 3 तरह के सिस्टम होते हैं, 3 तरह के लैटिस पॉइंट कॉर्नर होते हैं, तो SCC, BCC और FCC। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल की। तो ये मैंने बगल में बना भी रखी है, ये सिंपल क्यूबिक सेल है आपकी। तो यहाँ पर देखो केवल कॉर्नर पे एटम रखे हुए हैं, और 8 कॉर्नर है तो 8 एटम रखे हैं, बस 8 लैटिस पॉइंट रखे हैं। बाकी जगह 0 0 है, फेस पे भी 0 है और बॉडी सेंटर पे भी 0 रखे हुए हैं। तो जो कॉर्नर वाला होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो यहाँ पर जो जेड हो गया है 8 × 1/8 = 1। अब बात करते हैं BCC की। तो BCC में एटम कॉर्नर पे रखे हुए हैं, 8 एटम कॉर्नर पे रखे हुए हैं और एक एटम रखा हुआ है आपकी बॉडी सेंटर पे। तो देखो टोटल एटम यहाँ पर 9 हुए, तो 8 एटम तो कॉर्नर पे रखे हैं और एक एटम रखा है आपका बॉडी सेंटर पे। तो जो 8 का कंट्रीब्यूशन हो गया वो 1/8 हो गया है, और एक का कंट्रीब्यूशन कम्प्लीटली इनसाइड है तो इसका 1 × 1 रहेगा। तो टोटल इसमें जेड की संख्या हो गई आपकी 2। तो जेड का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। अब बात करते हैं FCC की। तो FCC में क्या होते हैं कि कॉर्नर पे एटम होते हैं, इसके अलावा हर फेस के सेंटर पे एक एटम होता है। तो एक क्यूब के अंदर टोटल फेस होते हैं 6। जैसे ये क्यूब थी तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 फेस होते हैं, और हर फेस के सेंटर पे एक एटम है, तो टोटल 6 एटम हो जाएंगे। और फेस सेंटर का जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन एक क्यूब के अंदर होता है 1/2, इसलिए 6 × 1/2, और 8 कॉर्नर पे है तो 8 × 1/8, तो टोटल यहाँ पर जेड हो गया इसका 4। तो इस प्रकार हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए यूनिट सेल। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक की मान लो ये एज लेंथ है, और हर कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक एटम रखा है और यहाँ पर एक एटम रखा है। तो ये जो एज लेंथ है इसकी लंबाई है a, और हर एटम की रेडियस है r। तो a बराबर यहाँ पर एक ये r हो गई और एक ये r हो गई। तो a बराबर यहाँ पर कितनी r हो गई, 2r हो गई है आपकी सिंपल क्यूबिक के लिए। इसी प्रकार बॉडी सेंटर की मैं बात करूँ तो बॉडी सेंटर में बॉडी के सेंटर पे एक एटम रखा है, तो हमें बॉडी डायगोनल बनाना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी डायगोनल बनाना पड़ेगा। तो एक क्यूब के अंदर दोस्तों 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। मैं रूम को अज्यूम करके बता रहा हूँ आपको। तो एक क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। तो अगर आप बॉडी डायगोनल बनाओगे, ठीक है, यहाँ पर मान लो आपने ऐसे बॉडी डायगोनल बनाया, इसमें अंदर ये ऐसे, सॉरी, ठीक है, ये थोड़ा सही नहीं बना, ये बॉडी डायगोनल था मेरा। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल में 2 तो कॉर्नर के एटम आ गए, एक बॉडी सेंटर वाला एटम आ गया, तो टोटल 3 एटम आ गए। ठीक है,
जो कॉर्नर वाले हैं उनकी केवल एक आर आ रही है, इधर वाले की एक रेडियस आ रही है। जो बीच वाला एटम है बॉडी सेंटर वाला, उसकी कंप्लीटली उसके लाइन पे आ रहा है वो ऐसे। यहाँ पर एक एटम है, एक कॉर्नर पे एटम है और एक यहाँ पर एटम है। तो 2 आर तो इसकी हो गई है, 1 आर इसकी हो गई है और 1 आर इसकी हो गई है। तो टोटल हो गई आपकी 4 आर। तो यहाँ पर 4 आर बराबर आपका जो बॉडी डायगोनल होता है उसका वो होता है √3a। बॉडी डायगोनल की लंबाई होती है √3a। तो 4 आर बराबर √3a, तो आर बराबर क्या हो गया √3a/4। ये हो गया बॉडी सेंटर में रिलेशन। अब फेस सेंटर की बात करूं तो यहाँ पर आपको फेस डायगोनल बनाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये फेस था मेरा और ऐसे लाइन मैंने खींच दी फेस डायगोनल, ठीक है। तो फेस डायगोनल की जैसे इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई a है, तो फेस डायगोनल की लंबाई क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और आपको पता लग जाएगा। इसकी लंबाई होती है √2a, इसकी लंबाई होती है √2a। तो यहाँ पर फेस डायगोनल की लंबाई हो गई है आपकी √2a और टोटल जो एटम की रेडियस आ रही है वहाँ पर आ रही है 4r। तो r बराबर √2a/4, ये रिलेशन हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम। चीज़ों को एक साथ ही मैंने लिखा है समराइज़ करने के लिए कि यहाँ पर SCC या प्रिमिटिव, BCC और FCC के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर एक जगह लिख दी गई है। तो अगर एटम की बात करूँ तो SCC के अंदर केवल 8 एटम होते हैं और वो सारे कॉर्नर पे होते हैं। BCC में होते हैं, BCC है आपका, BCC में 8 एटम कॉर्नर पे होते हैं और 1 एटम सेंटर पे होता है। इसी प्रकार जो लास्ट वाला है FCC, इसमें 8 एटम कॉर्नर पे हैं और 6 एटम आपके फेस के सेंटर पे हैं। इसी प्रकार जो कॉर्नर का एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो 1/8 × 8, या ये देखिए तीनों में ऐसा हो गया। इसके अलावा फेस सेंटर पे जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो फेस सेंटर में केवल FCC में है, तो यहाँ पर 1/2 कर देता हूँ मैं, 1/2 × 6, 1/2 × 6 यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी बॉडी सेंटर का जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1 रहता है, तो यहाँ पर 1 × 1 आपका हो गया है। तो टोटल जेड की बात करूँ, नंबर ऑफ एटम इन द क्यूब, तो प्रिमिटिव या SCC के अंदर 1 होता है, BCC के अंदर 2 होता है और FCC के अंदर जेड की वैल्यू होती है आपकी 4, ठीक है। इसके अलावा एटम की रेडियस तीनों में R रहेगी। तो आप टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम ज्ञात कर सकते हैं। एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3πr³ और टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 एटम है। इसी प्रकार एज ऑफ द क्यूब है A, सब जगह A ली है हमने, तो अगर उसका वॉल्यूम पता करेंगे तो वो A³ हो जाएगा, ठीक है। और A और R में हमारे पास रिलेशन है ही, तो हम दोनों का फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ऊपर हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम करेंगे, नीचे क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब करेंगे, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा। और फ्रैक्शन निकाल कर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर पूछा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन या परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम पूछा जाता है। तो जो SCC होती है उसका 52% होता है। इसके अलावा जो BCC होती है उसका 68% पैकिंग फ्रैक्शन होता है और FCC का 74% पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर पैकिंग फ्रैक्शन होने के बाद अगर आपसे पूछे कि वॉइड कितने हैं, खाली जगह कितनी है, 100 में से वो पैकिंग फ्रैक्शन का माइनस कर दो तो आपको पता लग जाएगा उसके अंदर कितना वॉइड वॉल्यूम है या कितना खाली स्पेस है, ठीक है। तो ये टेबल से पूरी चीज़ समराइज़ हो गई, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। तो ये टेबल आप अच्छे से बना लीजिएगा एक एक पॉइंट इसका। देखो दोस्तों, पढ़ने के अलावा आपको शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लास्ट 10-15 दिन बचेंगे तो आप पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए आप चीज़ों के। डेंसिटी की बात की गई है, डेंसिटी मैं थोड़ा इधर पढ़ाता हूँ आपको, 1 मिनट। सॉलिड की डेंसिटी, ठीक है, ये देखिए डेंसिटी मैं यहाँ बता देता हूँ। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में क्या होता है कि इसमें मास ऑफ यूनिट सेल बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल यहाँ पर आ जाएगी। तो मास ऑफ यूनिट सेल में क्या करेंगे हम कि मास ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल,
नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल, ये टोटल हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल, बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें पता ही है ए क्यूब होता है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हो गया आपका जेड, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। मास ऑफ वन एटम, अब देखो जो एन एटम होता है उसका मास होता है उसका मोलिकुलर मास, मान लो ए मोलिकुलर मास ले देता हूँ किसी का, तो एन एटम का मास होता है उसका मोलिकुलर मास ए ग्राम, तो एक एटम का मास क्या होगा ए अपॉन एन ए, तो यहाँ पर एक एटम का मास देखना है तो ए अपॉन एन ए। ठीक है, एन ए यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर होता है, मोल कंसेप्ट में हम इसको पढ़ते हैं, इसकी फिक्स वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। और नीचे हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ले लिया ए क्यूब, तो हमारा अल्टीमेटली वो फॉर्मूला हो गया है डेंसिटी का जेड इंटू ए एन ए इंटू ए क्यूब, जेड इंटू ए अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीसी सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते रहते हैं एग्जाम में, उसको भूल मत जाना। जेड इंटू ए अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, जेड यहाँ पर टोटल इफेक्टिव नंबर है आपके, ठीक है, नंबर ऑफ एटम है पर यूनिट सेल, ए यहाँ पर मास ऑफ वन एटम है, मास पूछा गया, जैसे किसी भी मॉलिक्यूल के निकालने होंगे तो उसका मास यहाँ पर रखना है, सोडियम के निकालने हैं तो सोडियम का मॉलिक्यूलर मास रखना है, कैल्शियम का निकालना है तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास रखना है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। एन ए आवोगाद्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ए यहाँ पर ए क्यूब यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है, एज लेंथ दी होगी तो उसको ए क्यूब ले लेना है यहाँ पर, तो ये आपकी डेंसिटी आ गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी हो गई हमारी। अब क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स, ठीक है, अब जैसे हमने एससीसी पढ़ लिया, बीसीसी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एचसीपी, एफसीसी पढ़ लिया, अब एचसीपी पढ़ते हैं, ये है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसके बारे में बात करते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो अरेंजमेंट होता है वो ए बी टाइप होता है। ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर होगी आपकी ए, इसके बीच में 3 एटम और होते हैं, ठीक है, 3 बड़े बड़े एटम और होते हैं, तो वो आपकी लेयर हो जाती है बी, और फिर नीचे वाली आपकी लेयर हो जाती है ए, तो ए बी ऐसे लेयर रहती है आपकी। ठीक है, और एफसीसी को बोलते हैं ए बी सी लेयर, ए बी सी, वो एफसीसी में होता है, एचसीपी में होता है ए बी टाइप अरेंजमेंट होता है। तो अब बात करते हैं कि एचसीपी जो ज्योमेट्री होती है उसमें टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 12 होता है। ठीक है, इसके अलावा एचसीपी की जो ज्योमेट्री होती है उसमें पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो देखो हम गिन सकते हैं नंबर ऑफ एटम। यहाँ पर देखो ऊपर 12 रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर रखे हैं, 7 ही नीचे रखे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 15 16 17, ठीक है, टोटल इतने एटम हो गए। तो यहाँ पर यूनिट सेल देखने हैं अपने को, तो देखो कॉर्नर की बात करता हूँ मैं, देखो ऐसे करा, कॉर्नर पे 6 ऊपर है कॉर्नर पे और 6 नीचे है कॉर्नर पे, तो कॉर्नर के एटम हो गए 12। ठीक है, और कॉर्नर वाले इसमें एचसीपी में देखो कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/6 होता है, क्यूब वाला पैटर्न यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/6 होता है। इसके अलावा फेस सेंटर पे एक ये एटम है और एक ये एटम है, 2 एटम फेस सेंटर पे है, उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 1/2 है। और कम्प्लीटली इनसाइड द बॉडी 3 एटम है, ये देखिए, ये जो 3 एटम है ये इनसाइड द यूनिट सेल होते हैं, ठीक है, और उनका कंट्रीब्यूशन 1 रहता है। तो टोटल यहाँ पर इसका जो जेड है आपका वो यहाँ पर 6 आ गया है। ठीक है, इसके अलावा एचसीपी की जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो होती है 74%, एफसीसी की भी 74% थी और एचसीपी की भी पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है 74% होती है। तो ये हमने शॉर्ट में पढ़ा है एचसीपी को, ठीक है, क्योंकि अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो शॉर्ट में चीज़ें मैं बताता चलूँगा आपको, ताकि आपको रिवाइज होता रहे चीज़ें। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वॉइड की, टाइप ऑफ वॉइड्स की। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगुलर वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, क्यूबिकल वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो इसमें रेडियस रेशियो लिया जाता है, उसके हिसाब से आपकी ये वॉइड आती है। तो रेडियस रेशियो में रेडियस ऑफ एनायन बटे रेडियस ऑफ कैटायन, ऐसे रेडियस रेशियो लेते हैं। ठीक है, और उसके बेस पे ये बताते हैं हमारी, ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन बटे एनायन का जो रेशियो होता है। तो यहाँ पर देखो ट्राइंगुलर का जो रेशियो आता है वो 0.155 की रेंज में रहेगा। इसके अलावा टेट्राहेड्रल का जो रेशियो होगा 0.225 की रेंज में रहेगा। ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होगी वो 0.414 के अंदर रहेगी, और क्यूबिकल वॉइड होगी वो 0.732
जिसमें रेशियो रहेगा उसके अंदर क्यूबिकल वॉइड आपकी होगी। तो ट्राइंगुलर वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 3, टेट्राहेड्रल में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा और क्यूबिकल में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा आपका 8। ऐसे आप पता कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर रेडियस रेशियो के हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर बताया गया है। और अगर देखो 0.155 से अगर कम रेडियस रेशियो आ रहा है तो आपकी लीनियर शेप होगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी लिखे गए हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही होगा। अगर 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में रेंज रहती है आपकी रेडियस रेशियो की, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 3 होगा और स्ट्रक्चर होगी लीन ट्राइगोनल प्लेनर। इसी प्रकार 0.225 से 0.414 रहता है तो आपकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। और 414 से 732 रहता है, 414 से 732 रहता है तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 और आपकी ये रहेगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और टेट्राहेड्रल के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, इसलिए 4 को 2 बार लिख दिया है। इसके अलावा 0.732 से 0.99 मतलब 1 के आसपास रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 रहेगा और तो उसमें BCC आपकी आती है, बॉडी सेंटर पे एक एटम रहता है, ठीक है। तो ये रेडियस रेशियो को देखकर हम बता सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और उसकी शेप क्या होगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें कुछ आयोनिक कंपाउंड बच गए हैं तो उस आयोनिक कंपाउंड की हम समरी अभी ले लेते हैं। अब इससे पहले मुझे आपको थोड़ा वॉइड के बारे में बताना है, तो 1 मिनट में वॉइड बता देता हूँ। 2 तरह की वॉइड होती है इसके अंदर। देखो जो यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड होती है और एक होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो दोनों की बात कर लेते हैं। तो CCP मतलब क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में बात करूँ मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है कि आपके अलोंग बॉडी डायगोनल इन CCP टेट्राहेड्रल वॉइड आर फॉर्म अलोंग बॉडी डायगोनल एंड देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑन ईच बॉडी डायगोनल। तो जो बॉडी डायगोनल होता है उस पे हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है CCP के अंदर। तो देखो टोटल बॉडी डायगोनल हो गए आपके 4, तो हर एक पर 2 है तो 4 के अंदर टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी आपकी 8 हो गई है, ठीक है। तो देखो FCC की बात करूँ, CCP और FCC सेम ही होती है। तो FCC में जो नंबर ऑफ एटम या Z होता है वो 4 होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड होती है 8, तो एक एटम के लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आपकी आ गई है, ठीक है। इसी प्रकार मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूँ तो जो CCP अरेंजमेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, वो क्या होता है कि फॉर्म एट बॉडी सेंटर एज वेल एज ईच एज सेंटर। तो एक तो बॉडी सेंटर पे होती है और एक जो एज होती है एज के सेंटर पे होती है, ठीक है। तो टोटल हमारा जो एज सेंटर होते हैं वो 12 हो गए, टोटल एज होती है 12, तो एज के सेंटर हो गए 12 और हर एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। तो 12 × 1/4 एक बॉडी सेंटर पे होती है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 रहता है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई है वो है 4। इसी प्रकार FCC में नंबर ऑफ एटम भी 4 होते हैं और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी आ गई आपकी 4। तो पर एटम के लिए एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपकी आ गई है, ठीक है। तो हमको Z पता होगा तो हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बता पाएंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड Z का जस्ट डबल होती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है वो Z के बराबर ही होती है, यहाँ से हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार HCP की हम बात करें तो HCP के जो नंबर ऑफ एटम या Z होता है वो 6 होता है, तो उसमें जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होगी जस्ट डबल कर दो, 6 × 2 12 हो गई, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल है वो Z के बराबर ही होती है तो वो 6 हो गई है। तो इस प्रकार हम किसी के अंदर भी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बता सकते हैं। और FCC में आपको इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि वो कहाँ कहाँ होती है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि FCC के अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है वो जो बॉडी डायगोनल होता है हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। और इसके अलावा जो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है वो एक तो बॉडी सेंटर पे होती है और एक एज के सेंटर पे होती है। तो जितनी भी एज होती है सबके एक सेंटर पे होगी और एक बॉडी सेंटर पे होगी। तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में हमने बात की। अब वापस उन्हीं पॉइंट पे आते हैं। आयनिक पढ़ रहे थे हम, आयनिक सॉलिड, अच्छा आयोनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर कुछ AB टाइप के आयोनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ AB2 टाइप के आयोनिक कंपाउंड होते हैं। तो सबको यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दी है। यहाँ पर सबसे पहले है रॉक सोल्ट टाइप या NaCl टाइप क्रिस्टल इसकी। तो NaCl टाइप में क्या होते हैं कि जो Cl- होता है,
Cl माइनस CCP में रहेगा। CCP का मतलब FCC लेके चलो, एक ही चीज़ होती है दोनों, ठीक, कन्फ्यूज़न नहीं होना। तो Cl माइनस होंगे वो FCC में रहेंगे, ठीक है। और Na प्लस आयन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहेंगे। तो देखो दोस्तों, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनायन होता है, जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, उसका साइज़ बड़ा होता है तो वो तो लैटिस पॉइंट पे रहेगा, और जो कैटायन होता है उसका साइज छोटा होता है तो वो वॉइड के अंदर रहेगा। तो इसमें Na प्लस जो कैटायन है आपका वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर रहता है, और Cl माइनस होता है वो FCC के जो लैटिस पॉइंट होते हैं वहाँ पर रहता है। तो इसमें जो टोटल FCC में कितने एटम होते हैं, Z कितना होता है 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होती है, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होता है। हमने जस्ट पहले पढ़ा था अभी, ठीक है, थोड़ी देर पहले, कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो यहाँ पर दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम नंबर में ही तो हैं, ठीक है। अब बात करते हैं CsCl टाइप में। तो CsCl टाइप में जो Cl माइनस होता है वो CCP में रहेगा, मतलब कॉर्नर ऑफ ए क्यूब पे रहेगा, ठीक है। और जो Cs प्लस है वो क्यूबिक वॉइड के अंदर, मतलब जितनी भी कॉर्नर है आपके वहाँ पर तो Cl माइनस रख दो, और जो बीच का बॉडी सेंटर है वहाँ पर आपका Cs प्लस रख दो, ठीक है। तो Cs प्लस वहाँ पर रहता है, ठीक है। और तो इसमें Cs प्लस की संख्या 1 हो गई, और Cl माइनस 8 है, लेकिन उनका कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 8 × 1/8 वो भी 1 हो जाएगा, तो टोटल इफेक्टिव नंबर हो जाएगा इसका 1। और इसकी बात करूँ, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की जो बीच वाला एटम है उसको चारों एटम, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले एटम टच करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। क्यूबिक में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही होता है, तो इसका भी 8 हो जाएगा। कॉर्नर वाला भी 8 क्यूब के अंदर आपका शेयर रहता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया है। इसी प्रकार बात करते हैं जिंक ब्लेड की। तो जिंक ब्लेड में ZnS है, ठीक है। ZnS में क्या हुआ है कि आयन है, आयन इन CCP, तो जो S-2 आयन है वो CCP के अंदर है, और जो Zn प्लस आयन है वो अल्टरनेटिव टेट्राहाइड्रल वॉइड के अंदर है। जितनी टेट्राहाइड्रल वॉइड है उसकी आधी टेट्राहाइड्रल वॉइड के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर CCP में कोऑर्डिनेशन Z की वैल्यू 4 होती है, लेकिन टेट्राहाइड्रल वॉइड डबल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आधी टेट्राहाइड्रल वॉइड ली गई है इसलिए वो भी 4 हो जाएगी। तो इफेक्टिव नंबर तो यहाँ पर आ गया 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बस वॉइड देखनी है। यहाँ पर कौन सी वॉइड है, टेट्राहाइड्रल वॉइड है, और टेट्राहाइड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं ढेर सारे। अब बात करते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या है कि एक तो CaF2 है, एक एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी होती है, जस्ट अपोजिट होती है दोनों एक दूसरे के। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में देखो क्या है कि Ca+2 आयन, पॉजिटिव आयन, वो CCP के अंदर है। यहाँ पर देखो बाकी सब में क्या हो रहा था कि बाकी सब में जो एनायन था वो एटम की जगह रखा जा रहा है और कैटाइन वॉइड के अंदर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर Ca+2 का साइज़ बड़ा होता है F- से, इसलिए Ca+2 आयन है वो तो CCP के अंदर है, और F- आयन है आपका वो टेट्राहाइड्रल वॉइड के अंदर है। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड के अंदर है F-, तो टेट्राहाइड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, लेकिन Ca+2 आयन है वो आपका एटम की जगह है, ठीक है। तो वहाँ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें टोटल Z है वो 4 आएगा, ठीक है। तो 8 और 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जस्ट अपोजिट कर दो, इसमें 8 4 था, यहाँ पर 4 8 कर दो, और Z इनका सेम ही रहता है, ठीक है। तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होगा कि नेगेटिव आयन होगा वो CCP में चला जाएगा, और पॉजिटिव आयन होगा वो टेट्राहाइड्रल वॉइड में चला जाएगा। जस्ट अपोजिट हो गया फ्लोराइड स्ट्रक्चर का एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब दोस्तों कुछ जो डिफेक्ट है सॉलिड के अंदर उनके बारे में पढ़ते हैं। डिफेक्ट को मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए डिफेक्ट के बारे में, हाँ, तो डिफेक्ट यहाँ पर 2 तरह के होंगे। एक स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर लेते हैं। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब वो कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एग्जैक्ट सेम, मतलब एक फिक्स रेशियो होता है। जैसे NaCl है तो Na और Cl का एक रेशियो होता है, ठीक है। तो उनको स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं।
और उसमें डिफेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर देखो एक तो है शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है, यहाँ पर दो तरह के डिफेक्ट होंगे, एक शॉर्ट की डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर मिसिंग इन द सेम रेशियो एज इन देयर फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। तो जो सेम रेशियो में ही पॉजिटिव और सेम रेशियो में ही नेगेटिव आयन अगर मिसिंग होते हैं उसी को बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट्स। नाम से देखो, नाम शॉर्टेज, शॉर्ट की मतलब शॉर्टेज, यहाँ पर एटम की शॉर्टेज हो जाती है, तो जितने कैटायन मिसिंग होते हैं उतने यहाँ पर एनायन मिसिंग होते हैं, ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, जितने कैटायन मिसिंग हुए हैं उतने ही एनायन मिसिंग यहाँ पर हो जाते हैं अपनी जगह से, ठीक है। तो जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उनमें ये डिफेक्ट मेनली होता है, ठीक है, और मेनली जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है उनमें ये डिफेक्ट पाया जाता है। देखो यहाँ पर कि यहाँ पर M+ था वो उड़ गया यहाँ से, और यहाँ पर जो X- था वो उड़ गया, तो एक एक यहाँ पर एटम, यहाँ से एक एटायन चला गया, एक एनायन चला गया, शॉर्टेज हो गई, इसलिए शॉर्ट की डिफेक्ट। और ठीक है, जिनमें शॉर्ट की डिफेक्ट होगा उसमें डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली उसका मास कम हो रहा है, वॉल्यूम तो उतना ही है, वॉल्यूम तो उतना ही रखा हुआ है पहले ही जितना वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पर एटम मिस हो गए इसलिए उसका मास क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं NaCl, KCl, CaCl, KBr, ये सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट नाम से ही समझने की कोशिश करो दोस्तों। फ्रैंकल मतलब फंस गया, मतलब क्रिस्टल के अंदर कोई एटम फंस जाता है तब आता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इस टाइप में डिफेक्ट में क्या होता है कि व्हेन एन आयन लीव इट्स करेक्ट लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, मतलब अपनी खुद की जगह छोड़कर जो खाली स्पेस बचा हुआ एटम के बीच में वहाँ चला जाए कोई एटम, तो उसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखो यहाँ पर क्या था कि M+ था वो अपनी जगह छोड़कर यहाँ पर आ गया है, ठीक है, खाली जगह थी उसके अंदर आ गया है, खाली जगह में फंस गया है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसमें ना तो कोई एटम बाहर गया है और ना ही बाहर से कोई एटम आया है, तो इसकी डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है उनमें ये डिफेक्ट पाया जाता है, और मेनली जिसमें साइज डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का ज़्यादा होता है तो वो एक फिसल के बीच वाला एटम उसमें खाली स्पेस में चला जाता है, तो उसमें ये पाया जाता है। जिसके एग्जांपल हो गया ZnS, AgCl, AgBr, AgI आदि आदि। अब आता है नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट मेनली उन कंपाउंड में पाया जाता है जिनका जो फॉर्मूला थोड़ा आपका अलग सा दिखेगा आपका, जैसे Fe.93O ऐसे कंपाउंड आपने देखे होंगे, Fe.93O ऐसे कंपाउंड, ठीक है, उनमें ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट आपका पाया जाता है, ठीक है। जो आइडियल फार्मूला होता है उनसे अलग फार्मूला होगा तो उसमें ये डिफेक्ट पाया जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया VOX, X यहाँ पर 0.6 से 0.1.3 हो सकता है, तो इस तरह के कंपाउंड में ये पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो कंपाउंड को न्यूट्रल बनाने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड वगैरह किए जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। देखो यहाँ पर एनाइन की क्या हो गई है, वैकेंसी, और उसकी वजह से मेटल क्या हो गया, एक्सेस में हो गया है, उस वजह से ये डिफेक्ट आया है। तो देखो इसमें क्या होता है कि ए कंपाउंड में है वो एक्सेस मेटल आयन इफ़ ए नेगेटिव आयन इज एब्सेंट फ्रॉम इट्स लैटिस साइट। देखो क्या हो गया है कि जो नेगेटिव आयन है वो अपनी जगह छोड़ के चला गया है, भाग गया है, मिस हो गया है, उसकी वजह से जो आपका मेटल आयन है जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी एक्सेस हो गई, वो ज़्यादा अमाउंट में हो गया है, और उसको न्यूट्रल करने के लिए हमने क्या रख दिया है, जहाँ से नेगेटिव चार्ज गया है वहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है। जैसे यहाँ पर देखो हमने आपका X- चला गया था, तो X- चला जाने से M+ ज़्यादा हो गए थे, इसलिए उसको मेटल एक्सेस बोल दिया, और उस एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए हमने वहाँ पर क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है, ठीक है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखते हैं उसको हम बोलते हैं F सेंटर, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, F सेंटर। और कंपाउंड में जो डिफरेंट कलर होते हैं उनके लिए F सेंटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि F सेंटर किस वजह से, जो कलर होता है कंपाउंड में वो किस वजह से होता है, तो F सेंटर की वजह से होता है वो,
ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि अगर NaCl के अंदर एक्सेस सोडियम हो गया तो वहाँ पर येलो कलर आ जाएगा, KCl के अंदर एक्सेस पोटेशियम हो गया तो वहाँ पर वोयलेट कलर आ जाएगा, LiCl के अंदर एक्सेस लिथियम हो गया तो वहाँ पर पिंक कलर आपका दोस्तों आ जाएगा। और जितना ज़्यादा एफ सेंटर, जितना नंबर ऑफ एफ सेंटर जितना ज़्यादा होंगे, कलर की इंटेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमने देखा। और ये डिफेक्ट पाया जाता है, सोट की डिफेक्ट होता है ना, उस तरह के कंपाउंड्स में ये डिफेक्ट पाया जाता है। अब बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। इंटरस्टिशियल कैटायन, यहाँ पर भी मेटल एक्सेस में चले गए हैं ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। देखो क्या है इसमें कि इट मे अकर इफ एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट इन एन इंटरस्टिशियल साइट। जो खाली स्पेस होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन चला गया है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी इज मेंटेन बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द इंटरस्टिशियल साइट। फिर इंटरस्टिशियल साइट के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, तब जाके ये न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट होता है ये फ्रैंकल डिफेक्ट की तरह ही है, मतलब फंस गया है बीच में कहीं पर जाकर एक कोई M+ और उस वजह से इसमें मेटल एक्सेस में आ गया है और उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन को जो खाली जगह थी उसके अंदर रखना पड़ रहा है। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपका हो गया। ठीक है, देखो एक अच्छे से सिस्टम बना हुआ था और कहीं से भागकर M+ यहाँ पर आ गया, तो M+ की वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी अधिकता हो गई, उसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन भी रखना पड़ा। तो एग्जाम्पल दे रखा है येलो कलर ऑफ ZnS, वो इस वजह से ही होता है आपका येलो कलर ऑफ ZnS। नेक्स्ट है आपका मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, इसमें क्या होता है कि द नॉन स्टोसियोमेट्रिक कंपाउंड में हैव मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू दी अब्सेंस ऑफ ए मेटल आयन फ्रॉम इट्स लैटिस साइट और चार्ज इज बैलेंस बाय एन एडजेसेंट आयन हैविंग हायर पॉजिटिव चार्ज। देखो इसमें क्या होता है कि मेटल होते हैं वो अपनी जगह से चले जाते हैं और उसकी जगह हमें दूसरे मेटल रखने पड़ते हैं ताकि एटम न्यूट्रल बना रहे, उसमें ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे Fe होता है, Fe दो चार्ज होते हैं, एक Fe+3 होता है और एक Fe क्या होता है +2 होता है। तो हमने क्या किया कि Fe+3 के दो एटम Fe+2 के 3 एटम की जगह रख दिए। अब 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, चार्ज तो सेम है लेकिन यहाँ पर हमने 3 एटम हटाकर 2 एटम रख दिए यहाँ पर। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो इसमें होती है। ठीक है, तो मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, तो ये कैटायन की कोई जगह खाली रह जाती है उसकी वजह से ये वैकेंसी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका ये इस तरह का डिफेक्ट था। तो दोस्तों हमने सॉलिड स्टेट को पूरे को रिवाइज़ किया है, इसके जो मेन पॉइंट थे आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आपको और कौन से टॉपिक का रिवीजन चाहिए, कौन से टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स चाहिए, आप हमको बताइए। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लग रही है इसके बारे में भी हमको बताइए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।